गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? बहुत अच्छी लाइनें लिखी यार आज तुम। दो तीन लाइनें तो बहुत ही अच्छी लिखी हैं। डोंट सी द फाइनल रिजल्ट, पुट योर 100% एफर्ट्स। वेल डन, बहुत बढ़िया। द रिजल्ट विल बी राइट देयर एट योर डोर स्टेप्स। क्या बात है यार, क्या बात है। गजब गजब। नमस्ते नमन, नमस्ते बेटा। पूर्वांश, हाय, हेलो। हाय नियति। एवरी डे व्हेन यू वोक अप अर्ली यू हैव टू ऑप्शन, स्लीप एंड ड्रीम और वेक अप एंड चेंज योर ड्रीम। क्या है यार, ये तो बहुत गहरी बात कही यार। कि सुबह उठते ही आपके पास दो चॉइस हैं, या तो वापस सो के सपने देख लो या उठकर सपनों का पीछा कर लो, वो सपने सच हो जाएंगे यार। वाह वाह, गजब गजब। योर लिमिटेशन इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, क्लास 11th के लिए नहीं है, दोनों टॉपिक क्लास 12th के हैं। हाय अंश, हाय व्योम, हाउ आर यू? हाय धीरज। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गजब गजब। इफ़ यू थिंक यू आर ग्रेट यू विल बी ग्रेट। बहुत सही है। हाय सयान, हाय दीपांशु। चलो चलो, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज अपना टाइमिंग थोड़ा चेंज हुआ है, 9 बजे क्लास कर रहे हैं अपन। एक नया एक्सपीरियंस होगा। और टॉपिक अपन आज पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कि एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक। जो बच्चे आज नए हैं, पहली बार अटेंड कर रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम नितेश जाखड़। आई एम बीटेक फ्रॉम आई टी दिल्ली एंड जे 2003 में माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 1161। जो बच्चे नए आए हैं थोड़ा ध्यान दें, लाइव क्लास के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं क्या। टाइम पे क्लास ज्वाइन करो, कंप्लीट लेक्चर देखो। अगर क्लास मिस होती है तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। प्रीवियस क्लास की टॉपिक रिवाइज करके आओ। बी पोलाइट विद योर पीयर्स एंड टीचर्स ऑन चैट। डू नॉट यूज अनसिविलाइज लैंग्वेज। डू नॉट स्पैम इन द क्लास। माई डाउट सेक्शन में आप जो अपन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। क्रोम या फायरफॉक्स में चलाएंगे तो क्लास बड़ी स्मूथली चलेगी। एंड्रॉइड वर्जन 6 या अबव होगा तो क्लास स्मूथली चलेगी। इंटरनेट की स्पीड 5 Mbps या उससे ऊपर होगी तो क्लास आपकी स्मूथली चलेगी, अदरवाइज बीच बीच में ब्लर हो सकता है। द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। ये विराट कोहली बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका यार। विराट कोहली ने स्टार्टिंग में जो हार्डवर्क किया अपने क्रिकेट के कैरियर में, स्टार्टिंग में जो हार्डवर्क किया उसी का एक नमूना ये था कि जब भी वो सेंचुरी बनाता था वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करता था। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन एप्लीकेबल होती थी। मैं दोबारा पढ़ता हूँ एक बार, ये वाली लाइन बहुत अच्छी लाइन है। द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। बहुत बढ़िया। यस बेटा, बेसिक्स और एग्जांपल्स दोनों बातें कवर करेंगे। चलो, नए बच्चे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और आई थिंक वी शुड स्टार्ट द लेक्चर नाउ। डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। डीपीपी में जो भी डाउट हो जल्दी पूछो। लास्ट लेक्चर था अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर हुआ था और उसी पे बेस्ड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी दिए हैं मैंने। फटाफट से पूछ लो, डीपीपी में कोई डाउट है तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। डीपीपी में कोई डाउट है क्या बेटा? नो, हो गई थी। और बाकी बच्चे, कल की क्लास मिस हो गई थी। मिस मत किया करो यार। तो नहीं है डीपी में कोई डाउट? नो डाउट, नो डाउट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आज अपन एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी टाइप हैं वो सारे कवर करेंगे। चैट को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है एक बच्चे ने। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चैट को मैंने ऑफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जीरो से लेकर 3/2 तक और एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को दिक्कत कहाँ कहाँ आएगी, जब जब उसके अंदर वाली चीज इंटीजर बनेगी। तो x की वैल्यू अगर 0 से 3/2 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर 9/4 तक आएगी। यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर ये कितना बन जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 और 2 पॉइंट के समथिंग के बीच में रह रही है तो इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या आ सकती है? इंटीग्रल वैल्यू एक तो 1 आ सकती है और एक 2 आ सकती है। 1 कब आएगी? जब एक्स की वैल्यू 1 होगी। 2 कब आएगी? जब एक्स की वैल्यू √2 होगी। यानी हमें एक 1 पे तोड़ना है और एक √2 पे तोड़ना है। अब तो कर लोगे? जल्दी से बताओ चैट में। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इस इंटीग्रल को तोड़ना कहाँ कहाँ पे है। तो एक तो 0 से 1 तोड़ना है,
एक 1 से √2 तोड़ना है और लास्ट में √2 से लेकर 3/2 तक ऐसे इंटीग्रेट करना है। हाय विष्णु, जीते रहो बेटा, जीते रहो। किसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 2? डीई ने पूछा था। डी जल्दी से बता दो, क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन? क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चैट को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूं। बात कर रहे हैं अपन एरिया अंडर द कर्व की। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि कोई फंक्शन है fx, उस फंक्शन और ऑर्डिनेट x इक्वल टू a और ऑर्डिनेट x इक्वल टू b और x एक्सिस से बाउंड होने वाला एरिया निकालो, तो क्या करेंगे अपन सिंपली उसको a से लेकर b तक इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व देता है। लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कभी कभी नेगेटिव वैल्यू भी तो देता है, इसलिए सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन से काम नहीं चलेगा। हमें फंक्शन का ग्राफ भी बनाकर ये देखना पड़ेगा कि ग्राफ ऊपर लाई कर रहा है या एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है या आधा ऊपर या आधा नीचे है। सपोज ये वाला एरिया हमने डायरेक्टली इंटीग्रेट करके निकाला तो इंटीग्रेशन की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, जबकि एरिया हमें पॉजिटिव इंडिकेट करना है। तो इसलिए एरिया अंडर द कर्व में आपको सबसे पहले हमेशा एक एक्चुअल ग्राफ बनाना पड़ेगा, रफली ग्राफ भी नहीं, एक्चुअल ग्राफ की ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, और जो एरिया निकालना है, सपोज ये वाला यहाँ पे अगर एरिया निकालना होगा तो हमें ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोज ये पॉइंट एक्स इक्वल टू सी आता है, तो मैं उस कर्व को ए से लेकर सी तक जब इंटीग्रेट करूंगा तो उस पर मॉड्यूलस लगाऊंगा, क्योंकि वो नीचे लाई कर रहा है, और बचा हुआ सी से लेकर बी तक यानी कि ये वाला एरिया, उस पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है। तो काम की बात यह है कि जब भी एरिया अंडर द कर्व निकालना हो आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। और ग्राफ बनाकर अगर कुछ एरिया नीचे आ रहा है तो उस पर आपको मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बता देना मुझे, कब कहां क्या कैसे करना पड़ेगा, समझाना तू। चैट मैंने ऑन कर दी है, बताना कोई दिक्कत हो तो। थर्ड वाला दोबारा बता दो। यस सर, क्लियर 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 क्लियर। होमवर्क क्वेश्चन कोई रह गया था क्या? आई थिंक सारे हो गए थे यार। चलो थर्ड वाला मैं दोबारा बता देता हूं। सपोज साउंड आया, मतलब अभी तक साउंड नहीं आ रही थी क्या? आवाज वगैरह ठीक आ रही बच्चों? होमवर्क क्वेश्चन आई थिंक कोई मिस नहीं हुआ था यार। अगर मिस हो गया हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, आज मैं भूल गया। पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दे सर? नहीं 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 नहीं, पूरे फंक्शन पे मॉड नहीं लगाना है। मॉडुलस लाल लेने से एरिया पॉजिटिव काउंट होगा। देखो यार, सपोज करो कि ये वाला एरिया, इसकी कुछ वैल्यू ए है और बाई चांस इसकी वैल्यू भी ए है। अगर आपने एरिया वाले क्वेश्चन को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है। तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस से नीचे लाई कर रहा है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, जबकि अगर एरिया पूछ रहा है तो हमें उसकी वैल्यू पॉजिटिव बतानी है। तो आपको ग्राफ देखकर ये पहचानना पड़ेगा कि ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सपोज ये वाला पॉइंट है एक्स इक्वल टू सी पे कट कर रहा है अगर, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए पहले ए से लेकर सी तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस पे लगाना पड़ेगा मॉड्यूलस, ताकि नीचे वाला एरिया अब प्लस में काउंट हो चुका है। फिर करना पड़ेगा प्लस, फिर वापस सी से लेकर बी तक, तो सी से लेकर बी तक वापस इंटीग्रेट करना पड़ेगा एफ एक्स डी एक्स को, तब जाकर एरिया अंडर द कर्व निकलेगा। अब समझ गए क्या बताना? अब क्लियर है थर्ड पार्ट? यस सर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हमें चलो क्लियर है, वेल डन। मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं। कभी कभी हमें एरिया अंडर द कर्व यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी निकालना पड़ता है। जैसे अगर क्वेश्चन में कह दिया कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व द लाइन y इक्वल टू ए एंड द लाइन y इक्वल टू बी। ऐसे में हमें y डिस्टेंस पर dy लेंथ की या dy विड्थ की
एक पतली सी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी और उस पतली स्ट्रिप का एरिया अपन क्या लिखेंगे, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना एक, ये जो एरिया ये रेक्टेंगल है ना, इसकी लेंथ कितनी है, x के बराबर, क्योंकि किसी y पॉइंट पर ये वाला पॉइंट x, y है ना, कोई जनरल पॉइंट, तो लेंथ तो x के बराबर हो गई और विड्थ dy के बराबर हो गई, तो हमें x dy करके निकालना पड़ सकता है और y की वैल्यू a से लेकर b तक वेरी करेगी। अगर क्वेश्चन में ऐसा एरिया पूछता है, कैसा, y एक्सिस के साथ वाला एरिया अगर पूछता है तो हमें x को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अगर x एक्सिस के साथ वाला एरिया पूछता है तो हमें y को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वो y लिखा मैंने या fx लिखा, नॉर्मली यही तो बात है ना, y इक्वल टू fx, वही तो होता है सब। तो हमें y को इंटीग्रेट करना पड़ेगा a से लेकर b तक। ये दोनों बात क्लियर हुई हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। कब कैसे, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, हमें सिनेरियो डिसाइड करना पड़ेगा। और ये बात भी आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्वेश्चन अगर करना पड़ा तो हमें फाइंडिंग x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। क्लियर है? जल्दी 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 बाकी बच्चे क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आजकल तुम्हारी समझदारी बढ़ गई थोड़ी सी। अब अगर पूछ ले कि भैया, जैसे पिछली बार उसने पूछा कि कर्व और x एक्सिस और ये दोनों लाइनें, इनसे बाउंड होने वाला एरिया बताओ, तो वहां पर दो चीजें थी, एक कर्व था और एक x एक्सिस थी। कल को ये पूछ सकता है कि दो अलग अलग कर्व दे रहा हूं, एक y इक्वल टू एफ एक्स है और एक y इक्वल टू जी एक्स है, इनके बीच में बाउंड होने वाला एरिया बताओ, ऐसा भी पूछ सकता है। इन दो कर्व के बीच में बाउंड होने वाला एरिया बताओ, तो वो एरिया पहले डायग्राम के जैसा भी हो सकता है जब दोनों कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, वो एरिया दूसरे डायग्राम की जैसा भी हो सकता है जब एक कर्व ऊपर है एक कर्व नीचे है, या दोनों कर्व नीचे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तब पड़ने वाला है अगर दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तब फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो पहले और दूसरे केस में तो कुछ नहीं करना, पहले और दूसरे केस में तो इन दोनों केस में एरिया निकालने के लिए इंटीग्रल अपर कर्व यानी जो कर्व ऊपर लाई कर रहा हूं, जैसे ये एफ एक्स, तो एफ एक्स ऊपर लाई कर रहा है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यानी यहां पे अगर मैं कहूं तो एफ एक्स माइनस जी एक्स को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक एफ एक्स माइनस जी एक्स को इंटीग्रेट करना है। चाहे वो दोनों कर्व ऊपर लाई कर रहे हो, चाहे दोनों कर्व नीचे लाई कर रहे हो, चाहे एक कर्व ऊपर और एक कर्व नीचे लाई कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको डायरेक्टली अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है। तो यहां भी एक्चुअल में करना तो सेम ही है, लेकिन दिक्कत यह है कि ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक एफ एक्स अपर कर्व है और सी से लेकर बी तक जी एक्स, ये वाला एफ एक्स ही हो गया और ये वाला जी एक्स हो गया। यानी कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व की डेफिनेशन चेंज हो रही है, कुछ पार्ट में एफ एक्स ऊपर है और कुछ पार्ट में जी एक्स ऊपर है, तो हमें इंटीग्रल को तोड़ना पड़ेगा पहले ए से लेकर सी तक, वहां पे अपन एफ एक्स माइनस जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, फिर सी से लेकर बी तक जी एक्स माइनस एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। ये थी चर्चा किसकी, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। क्लियर हो गया हो तो जल्दी से बताना। हाँ, एरिया ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, कैसे भी बोल सकते हो, एक ही बात है। थर्ड वंस मोर, चलो थर्ड वाला पार्ट दोबारा समझा देते हैं। चलो थर्ड वाला पार्ट देखो दोबारा। आपसे पूछा गया कि दो कर्व एफ एक्स और जी एक्स के बीच में कितना एरिया बाउंड हो रहा है, तो आपको ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये दोनों कर्व किस तरह से, कहीं इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। आपने ग्राफ बनाया, पता चला कि वो एक्स इक्वल टू सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको फिर से ए से लेकर सी तक का एरिया अलग निकालना पड़ेगा और सी से लेकर बी तक का एरिया अलग निकालना पड़ेगा। क्यों, ये इस तरह के ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसा है दूसरा ग्राफ ऐसा है, तो ये वाला जो एफ एक्स है ये बाद में जाकर नीचे हो गया है और ये वाला जी एक्स जो है वो बाद में जाकर ऊपर हो गया है। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व चीज तो अभी भी एप्लीकेबल है, लेकिन हमें ए से सी तक अपर कर्व कुछ और लेना पड़ेगा और सी से बी तक अपर कर्व कुछ और लेना पड़ेगा। यानी ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे हम, सपोज ये वाला अगर एफ है तो हम एफ माइनस जी को इंटीग्रेट करेंगे और फिर एफ माइनस जी, और फिर ए से बी तक नहीं, सॉरी, ए से सी तक, और फिर सी से लेकर बी तक जी माइनस एफ को इंटीग्रेट करेंगे। अब क्लियर हो गया? नहीं 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 नहीं,
एरिया बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव नहीं आएगा, वो अपने आप सब कुछ सेटल हो जाएगा। ग्राफ कैसे इंटरप्रेट करेंगे? ग्राफ तो यार उस पे आज की क्लास ग्राफ बनाने पे नहीं है, आज की क्लास एरिया फाइंड करने पे। देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन लूंगा मैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि एरिया नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, अपने आप सब कुछ सेटिंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी यार? क्योंकि जब आप एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो, सॉरी एफ एक्स को जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो हे इतना इतना एरिया निकल गया, और जब जी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये वाला एरिया निकला है लेकिन माइनस का निकला है, यानी इसकी वैल्यू कुछ नेगेटिव है। मैं चाहता हूं कि ये एरिया प्लस में आता, तो मैं बाहर एक माइनस लगा दूंगा ताकि ये वाली वैल्यू अपने आप जो नेगेटिव थी वो एफ एक्स वाले एरिया में अपने आप ऐड हो जाएगी। अब तो क्लियर हो गया ना? चलो और यही सिनेरियो दोबारा एक बार करना पड़ सकता है जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़े, यानी आपने दोनों कर्व के ग्राफ बनाए, ग्राफ ऐसे ना बनकर ऐसे बन गए, राइट साइड वाले इस टाइप के ग्राफ नहीं बने, ग्राफ ऐसे बन गए, तो उनके बीच में बाउंड जो एरिया होगा, सपोज y इक्वल टू ए और बी के बीच में, तो अब की बार आपको राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व करना है। पिछले वाले में क्या करना था? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब की बार राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, इसको इंटीग्रेट करना है। बस इतना सा ध्यान रखोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर? जल्दी से बोलना क्लियर, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन एरिया अंडर द कर्व पे। जल्दी लिखो, क्लियर है। चलो आगे कर दो जरा ये क्वेश्चन। फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय दिस ग्राफ एंड दीज लाइंस। प्रांशु को भी क्लियर, पूर्वांश को भी क्लियर, नमन को भी क्लियर, बहुत बढ़िया। निकालो जरा आंसर इसका। फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन भी बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ता है। कल कोई आपने इस तरह की इंफॉर्मेशन मिस कर दी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पूछा था, पूरा नहीं पूछा था, तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, थ्योरी डन हो गई यार। एरिया अंडर द कर्व की इतनी सी तो थ्योरी है कि डिफरेंट सिनेरियो में आपको एरिया कैसे निकालना है। बस ग्राफ ड्रॉ किए बिना कैसे पता चलेगा कि कहां से कहां तक वाला एरिया पूछा है और उसको कैसे निकालेंगे? ग्राफ ड्रॉ करना तो बहुत जरूरी है बेटा। सिंपल तो ग्राफ है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर पैराबोला बनेगा। निकालो निकालो निकालो। वन बाई थ्री तो नहीं आएगा बेटा, गड़बड़ 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 गड़बड़। सेवन बाई थ्री इज द करेक्ट आंसर। पीपी ने सही जवाब निकाला पहली बार में। देखते हैं और कितने बच्चों का आंसर आता है। 1 मिनट का टाइम और देता हूं मैं। सबसे पहले आंसर निकाला है पीपी ने, वेल डन। अब तो बहुत सारे बच्चों का आ गया, एसएम का भी आ गया, एचजी का गड़बड़ था, वीए का सही है, टीएस का भी सही है। अब बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ चुका है, बहुत बढ़िया, वेल डन गाइस, वेल डन वेल डन। चलो करते हैं जरा। तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो ये वाला पैराबोला आएगा इस तरह का। पैराबोला थोड़ा ठीक बना लेते हैं। ये x एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा। x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस की बात हो रही है, y इक्वल टू 1 यानी ये वाली लाइन, और y इक्वल टू 4 यानी ये वाली लाइन। कौन सा एरिया पूछा है? ये वाला एरिया पूछा है। यानी अब की बार हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से काम कर लेना चाहिए। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का काम कैसे होगा कि हमें अब की बार x को इंटीग्रेट करना है और y की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक लेके जानी है। तो x की वैल्यू निकालूं यहां से, ये वैल्यू यहां से निकालूं, तो x स्क्वायर अगर इक्वल टू y बाई 4 है तो x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट y बाई 2। तो एक्चुअल में जो राइट साइड वाली ब्रांच है वो तो प्लस रूट y बाई 2 है, और जो लेफ्ट साइड वाली ब्रांच है वो माइनस का रूट 5 बाई 2 है, क्योंकि उधर x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। y तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहां पे हमें x की जगह क्या डालना पड़ेगा? प्लस का अंडर रूट y बाई 2 डालना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर पूछा होता फाइंड द एरिया इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, बाई चांस इधर की बात कर रहा होता तो हम x की वैल्यू माइनस का रूट 5 बाई 2 डालते, लेकिन क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो लेफ्ट का एरिया और राइट का एरिया सेम ही बनता है, इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसको इंटीग्रेट करना है अपन को, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 4 तक। क्लियर? तो हाफ तो बाहर पड़ा हुआ है, y की पावर हाफ को इंटीग्रेट करोगे तो y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, लिमिट लगानी है 1 से लेकर 4 तक, तो 1/3 बाहर पड़ा हुआ है, और y की वैल्यू 4 डालता हूं तो ये बन गया 8, और 1 डाल दूं तो 1, यानी कि आंसर आ गया 7/3। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन होगा बड़ा सिंपल। समझा ना तू?
जिनका गड़बड़ आया था समझ गया ना बेटा? चलो फिर अगला सही करना। एच जी कह रहा मैं अगला सही करूंगा, चलो करो ये वाला, करो करो जरा। सद्दाम 21 स्क्वायर यूनिट गड़बड़ था बेटा। तुम शायद उस डिवाइड बाई 3 को तुम कहीं मल्टीप्लाई में ले गए और तुमने 21 निकाल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखते हैं अगला कौन कौन सही करता है। अगला कौन कौन सही करता है, पहली बार में सही करता है और सही आंसर निकालता है बिना जल्दीबाजी के। चाहे 30 सेकंड फालतू ले लेना, लेकिन सही करना। क्या कर रहे हो, कैसे निकाल रहे हो? क्या सोच रहे हैं बच्चे, इंटीग्रेट करूं या डायरेक्टली एरिया निकालूं रेक्टेंगल बनाकर? और अगर इंटीग्रेट करूं तो किसको करूं, और जिसको भी इंटीग्रेट करूं कहां से कहां तक करूं? बच्चे बहुत सारी दुविधा में फंसे हुए हैं। 6 यूनिट नहीं दोस्त, ग्राफ से होगा यार। एरिया तो हर क्वेश्चन ग्राफ से ही होगा यार, ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। या फिर ऐसा कुछ सुपर डुपर दिमाग हो कि इमेजिन कर पा रहे हैं ग्राफ को और हाथ से लिख रहे हैं कि अच्छा वहां से वहां तक इंटीग्रेट करना है। 5 भी नहीं आएगा यार। 0, हाउ कैन इट बी 0 यार? अजीब चित्र है। अजीब दुविधा है। चलो मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का मॉड लिख लूं, चाहे x माइनस 1 का मॉड लिख लूं, बात तो एक ही है ना। यानी कि चैट को ऑफ करना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देख लेना भैया। तो x माइनस 1 टाइप का जब भी मॉड बनेगा, जैसे मान लो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हो, तो ये वाला बनता है ना, ये वाला, ये 2 स्ट्रेट लाइन आती है, एक y इक्वल टू एक्स और एक y इक्वल टू माइनस एक्स। बाई चांस अगर x माइनस 1 का मॉड बनाना हो तो ये जो v शेप है ये एज इट इज x इक्वल टू 1 पे शिफ्ट हो जाती है। ये x इक्वल टू 1 पे शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, 3 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है तो एक बार तो 3 माइनस एक्स वाली लाइन बनेगी, एक बार 3 प्लस एक्स वाली लाइन बनेगी। तो ये ऐसी लाइनें बन जाएगी, इसके पैरेलल होंगी क्योंकि सबका स्लोप, इनमें से 2 लाइनों का स्लोप 1 है और 2 लाइनों का स्लोप -1 है। तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। जल्दी से चैट में बता देना ग्राफ समझ में आ गया हो तो मैं कैलकुलेशन कर देता हूं आगे। कल को तुम कहो कि सर ग्राफ ही समझ नहीं आया तो मुझे सारा कुछ दोबारा बताना पड़ेगा। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, ग्राफ क्लियर हो गया क्या? यस सर, यस सर, यस सर। चलो ठीक है, चैट को माफ कर रहा हूं। अब दिख रहा है ना मुझे कि रेक्टेंगल ही तो बन रहा है यार, रेक्टेंगल ही तो बन रहा है। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन जैसे ये वाली y इक्वल टू एक्स होती है, ये वाली y इक्वल टू एक्स माइनस 1 हो जाएगी, और इसी का जो दूसरा पार्ट था ये वाली y इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगी। ये 2 लाइनें बनाई थी, 3 माइनस एक्स, एक 3 प्लस एक्स। 3 प्लस एक्स यानी पॉजिटिव स्लोप वाली, इस वाली लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो ये y इक्वल टू 3 प्लस एक्स हो जाएगी, और इसी का जो दूसरा पार्ट था वो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों निकाल रहा हूं मैं ये इन लाइंस की इक्वेशन, क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने वाला हूं। क्यों निकालने वाला हूं इंटरसेक्शन पॉइंट? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यार रेक्टेंगल बन रहा है, तो मैं डायरेक्टली लेंथ इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ करके मैं एरिया निकालूंगा। तो मुझे लेंथ निकालनी पड़ेगी और ये वाली विड्थ भी निकालनी पड़ेगी, यानी कि मुझे सारे पॉइंट निकाल लेने चाहिए। ये वाला पॉइंट तो बड़ा आराम से दिख रहा है कि 0,3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस वाले में जब मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 और y इक्वल टू 3 माइनस एक्स को सॉल्व करते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, यानी 2x इज इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू 2 आ रही है। तो ये वाला पॉइंट क्या बन गया? 2, x को 2 डाल दूं तो y की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया 2,1। ये वाला पॉइंट तो दिख ही रहा है कि 1,0 है,
ये वाला पॉइंट निकालने के लिए इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं, यानी कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, यानी कि -2 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आई -1। तो ये वाला पॉइंट कहाँ गया, एरो कहाँ गया, ये वाला पॉइंट आया -1, एक्स को -1 डालूं तो y की वैल्यू 2 आ रही है। अब मैंने एक रेक्टेंगल बनाकर उसके सारे वर्टिसेस निकाल लिए हैं। साइड में ले लो इसको यार, साइड में ले लो। ये देखो यहां से शुरू हुआ 1,0, 1,0 के बाद आया 2,1, 2,1 के बाद आया 0,3 और 0,3 के बाद आया -1,2। फटाफट से ये वाली लेंथ निकाल लूँ, ये वाली बनेगी √1² + 1² यानी कि ये वाली बनेगी √2, ये लेंथ आ गई √2। ये वाली निकाल लेता हूँ, ये वाली क्या बनेगी, ये वाली बनेगी √2² + 2² यानी कि ये वाली बनेगी 2√2। तो एरिया कितना निकल गया, एरिया निकला 2√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 बन गया 4 यूनिट्स। अच्छा एक बच्चे ने 4 बताया था शायद, हाँ 4 इज द करेक्ट आंसर यार, मैंने अगले क्वेश्चन का आंसर चेक कर लिया था, 4 इज द करेक्ट आंसर। मयंक ने बताया था सबसे पहले, शायद उससे पहले शायद किसी का सही नहीं आया था। ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, बड़ा ही इजी है। ग्राफ बनाओगे तभी पता चलेगा कि एरिया कौन सा वाला निकालना है, और वो एरिया निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हो सकता है ज्योमेट्रिकली भी निकल जाए, हो सकता है इंटीग्रेट ही करना पड़े। क्लियर? क्विकली ड्रॉ x+1 का मॉड, x+1 का मॉड जो है ये वाला बनेगा, -1 पे आएगा, और मॉड x+1 ये वाला बनेगा, एक x+1 और एक y = 1 - x। ठीक है, चलो करते हैं जरा अगला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय कौन सा एरिया, y² जहां <2x रह रहा हो और y जहां <4x - 1 रह रहा हो। मैं जब पूछता हूं कि समझ आएगी नहीं, उस टाइम मैं चैट ऑन करता हूं यार, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर चैट को ऑन करता हूं, फिर पूछता हूं कि समझ आया कि नहीं, बता देना फटाफट। मेरा भी यही करा था, बट सिली सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हो यार। आर के क्या बोल रहे हो, 3 - mod x का क्या करूं? mod x का ग्राफ बताऊं? तो 3 mod x जो है, एक बार उसको 3 - x बना लो, एक बार उसको 3 + x बना लो, दोनों लाइनें प्लॉट कर लो। अच्छा समझा दूं, देखो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तुम ये समझो कि mod x का ग्राफ तुम्हें आता है क्या। mod x का ग्राफ ये बनता है, एक y = x, एक y = -x। तो mod x का ग्राफ अगर ये है तो -mod x लगा दूं तो सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, यानी ये वाला ग्राफ आ जाएगा। अब इसी ग्राफ में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो हर वैल्यू 3 ऊपर खिसक जाएगी, तो जो वैल्यू 0 पे आ रही थी वो वैल्यू अब 3 पे आ जाएगी, यानी पूरा का पूरा ग्राफ यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0,3 पे। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है, इसको डिफाइन कर लो। एक बार ये y = 3 - x बनेगा, एक बार ये y = 3 + x बनेगा। क्लियर? 3 - x और 3 + x तो दोनों स्ट्रेट लाइन है ना यार। 9/32 करेक्ट आंसर निकाल दिया है डीके ने। अच्छा जब तक लिखते हैं तब तक ऑफ कर देते हो, ठीक है, मैं थोड़ा लंबा ऑन रखूंगा उसको, ठीक है। वो शायद आप लोगों के पास थोड़ा लैग है ना, तो मुझे लगता है आप लोगों ने कोई आंसर लिखा नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलो मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। 9/32 कई सारे बच्चों ने निकाल लिया है, डीके ने निकाल लिया है, एमवी ने निकाल लिया है, एचजी ने निकाल लिया है। वेल डन गाइस, वेल डन। मैं चैट को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूं, ध्यान से समझना इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। किस तरह के, जिनमें इनइक्वालिटी आ गई हो, इनइक्वालिटी आ गई हो। तो y² <= 2x बनाने के लिए पहले आप y² = 2x तो बना लो। ये रहा y² = 2x, और <= 2x इंडिकेट कर रहा है कि पैराबोला के अंदर वाला सारा सामान, बाहर वाली जो चीजें वो y² > 2x को सेटिस्फाई कर रही हैं, और अंदर वाली जो चीजें वो सारी y² <= 2x को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ग्राफ का मतलब मुझे समझ में आ गया कि पैराबोला के अंदर की बात हो रही है। अब y > 4x - 1 मुझे नहीं पता कैसे प्लॉट होगा, लेकिन y = 4x - 1 तो मुझे पता है कैसे प्लॉट होगा। मैं एक काम करता हूं, मैं उसको y > 4x - 1 ना कहकर
जीरो को एक तरफ ले आता हूं, उससे क्या होगा देखो जरा, y माइनस फोर एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही तो प्लॉट करना है देखो। तो मुझे ग्रेटर देन जीरो प्लॉट करना नहीं आता, लेकिन मुझे y माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो प्लॉट करना आता है। तो पहले मैं इसी को प्लॉट कर लेता हूं, ध्यान से देखना कैसे इन इक्वालिटी को प्लॉट करना है। इसी को प्लॉट कर लेता हूं, तो इसमें कोई पॉइंट निकाला तो एक तो पॉइंट आ रहा है 0, माइनस वन, और x को 1 लेता हूं तो 1,3 आ रहा है क्या? हाँ, 0, माइनस वन यहां कहीं आएगा और एक आएगा 1,3। ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन है y माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, अब मुझे करना क्या है, मुझे इक्वल टू जीरो नहीं, मुझे ग्रेटर देन जीरो देखना है। तो इस लाइन के एक तरफ तो लेस देन जीरो बनेगा, एक तरफ का एरिया ग्रेटर देन जीरो बनेगा। डिसाइड कैसे करूंगा? डिसाइड मैं करूंगा ओरिजिन से। ये ओरिजिन है, ये वाला ओरिजिन 0,0। इस ओरिजिन को अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन में पुट करता हूं तो क्या बनता है? ये बनता है 0 माइनस फोर प्लस वन। तो प्लस वन 0 माइनस नहीं 0,0 पुट किया तो ये बनता है 0 माइनस 0 प्लस वन। कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इस लाइन में, इस वाली लाइन में 0,0 को पुट करने पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि इस लाइन के लेफ्ट वाले जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे। इसके राइट में जितने पॉइंट होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू देंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए। तो ग्राफ क्या समझ में आया कि एक तो पैराबोला के अंदर का एरिया और इस लाइन के लेफ्ट का एरिया, यानी कि हमें जो ग्रीन शेड किया हुआ है ये वाला एरिया निकालने को बोला है। इसीलिए डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार एरिया कौन सा पूछा गया है। चैट को मैं ऑन कर रहा हूं, थोड़ा सा टिपिकल था ये, मैंने आपको इनइक्वालिटी वाला पार्ट समझाया है। इस तरह के क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आ रखे हैं। दिक्कत हो तो बता देना, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं, एरिया निकालता हूं फिर। जल्दी से बताना, क्लियर हो तो यस लिखना। प्लीज एक्सप्लेन द एरिया पार्ट। देखो मैंने ये कहा इनइक्वालिटी वाला पार्ट तो समझ में आ गया ना, कि पहला बोल रहा है कि वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, तो वो मैंने पहचाना कि पैराबोला के अंदर की एरिया की बात हो रही है। दूसरा मैंने प्लॉट किया y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस वन, तो ऐसी कोई लाइन आई और मुझे पता चला कि लाइन के लेफ्ट के एरिया की बात हो रही है। तो दोनों में कॉमन एरिया, यानी इन दोनों से बाउंड्री कौन से एरिया की बन रही है? इतने एरिया की बन रही है, इस वाले एरिया की, इस वाले एरिया की बाउंड्री बन रही है। अब क्लियर हो गया? क्लियर हुआ क्या? जल्दी से बताना। एरिया मैंने कैसे डिसाइड किया वो मैंने बता दिया है। चलो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट एक बार दोबारा बता देता हूं, उसमें दिक्कत आ सकती है। स्ट्रेट लाइन क्या है? मुझे निकालनी थी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस वन का एरिया क्या बनेगा। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा y माइनस फोर एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का एरिया क्या बनेगा वो डिसाइड करना है। तो मैंने कहा कि y माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो बना लेता हूं। जब इक्वल टू जीरो बनाया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ये वाली। इस स्ट्रेट लाइन के बनने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जितने भी पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे इस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन के लेफ्ट में और राइट में जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, यानी इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। इक्वल टू जीरो नहीं आएगा तो या तो ग्रेटर देन जीरो आएगा या लेस देन जीरो आएगा। तो मैंने क्या किया? मैंने एक जाना पहचाना पॉइंट ओरिजिन इस लाइन में पुट करके देखा, तो ये आया 0 माइनस 0 प्लस वन। पुट करने पर कैसी वैल्यू आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। 1 बनना ना, 1 यानी कि इस लाइन के लेफ्ट में जो भी पॉइंट होगा वो सारे पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे, यानी कि लेफ्ट वाले पॉइंट्स ग्रेटर देन जीरो को सेटिस्फाई करेंगे और राइट वाले पॉइंट्स लेस देन जीरो को सेटिस्फाई करेंगे। तो उन दोनों के बीच का एरिया हो गया बाउंड, जो कि एरिया मुझे निकालना है। अब समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आ गया। चलो, क्योंकि इनइक्वालिटी वाला पार्ट समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अब मेरे पास जो एरिया बना है, क्या करूं मैं? क्यों ना मैं राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व कर दूं? बिल्कुल कर सकता हूं। या मैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दूं। देखो ये अपर कर्व कहां गया? ये है अपर कर्व और ये वाला है लोअर कर्व। लेकिन मुझे
चाहे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करूं, चाहे राइट माइनस लेफ्ट करूं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो निकालने ही पड़ेंगे। निकालेंगे क्या किसी ने? निकालेंगे क्या किसी ने? जल्दी से बताना। ओके, चैट को मैंने ऑन रखा हुआ है। ये वाले पॉइंट्स किसी ने निकालें क्या? नहीं निकाले, मैं निकालता हूं चलो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x और y इक्वल टू 4x माइनस 1। तो y की वैल्यू डाली मैंने 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो बना 16x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो शायद ये 2x माइनस 1 इंटू 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, 16 माइनस, ठीक है। तो x की वैल्यू एक तो 1/8 आ रही है और एक हाफ आ रही है। तो ये वाला पॉइंट बना 1/8 कॉमा x को 1/8 डाला तो y की वैल्यू आई हाफ, और ये वाला पॉइंट x की वैल्यू हाफ डाली तो y की वैल्यू आई 1। अब मैंने अपना डायग्राम कंप्लीट कर लिया है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी निकाल लिए हैं, ठीक। अब मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, तो मैं काम करता हूं, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व ले लेता हूं। राइट कर्व कौन है? ये लाइन है। लाइन कौन है? लाइन है y इक्वल टू 4x माइनस 1। तो राइट माइनस लेफ्ट को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। राइट कौन है? 4x माइनस 1 है, माइनस, सॉरी, हम राइट माइनस लेफ्ट कर रहे हैं ना, तो हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है y प्लस 1 अपॉन 4। तो राइट कर्व इज y प्लस 1 अपॉन 4 माइनस लेफ्ट कर्व है पैराबोला। पैराबोला में x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है y स्क्वायर बाई 2, तो माइनस y स्क्वायर बाई 2। इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक? y1, ये y1 से लेकर y2 यानी कि हाफ से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करना है, और लास्ट में आ जाएगा आंसर 9/32। समझ गए क्या? 1/8 के साथ माइनस हाफ, हाँ माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ से इंटीग्रेट करना है। आपने इतना फास्ट कैसे फैक्टराइज किया? उसकी तो चलो यार प्रैक्टिस है मेरी, आपसे फास्ट नहीं होता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। सभी को, बच्चों को लगभग सभी को इतना टाइम लगता ही है। एरिया अंडर द कर्व, कई सारे सिनेरियो करे अपन ने, क्लियर हुए तो अपन बात करें अब किसकी? डिफरेंशियल इक्वेशंस की। जल्दी से बताना, क्लियर। थोड़ा सा टिपिकल है ये चैप्टर, क्योंकि आपको ग्राफ भी बनाना है, एरिया भी पहचानना है, और एरिया को कैलकुलेट कैसे करूं, कहां से कहां तक, किसको इंटीग्रेट करूं, वो भी पहचानना है, और लास्ट में इंटीग्रेट करते टाइम भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। समझ आएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं। देखो अपनी पूरी दुनिया की कोई भी चीज है, हर चीज कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो कर रही है। हमारा खून जो हमारी बॉडी में बह रहा है वो भी कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो कर रहा है। धरती जो सूरज के चारों तरफ घूम रही है वो भी कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो कर रही है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में क्या, आपको हर मोमेंट मतलब एक कंटिन्यूअस चीज बताती है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। जो भी इंस्टेंट आप इमेजिन कर सकते हो, हर इंस्टेंट पे हर चीज चेंज हो रही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बताती है कि वो चीज कैसे चेंज हो रही है, उसके चेंज होने का रिलेशन क्या है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। तो सबसे पहले बात आती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल अपीयरिंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज d2y/dx² अपीयर हो रहा है, या मैक्सिमम d5/dxy अपीयर हो रहा है, तो उसकी ऑर्डर हो जाएगा उसका 5 ऑर्डर। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इट इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन इट आफ्टर द डेरिवेटिव्स आर क्लियर्ड ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। ये बात आपको क्लियर होगी, फटाफट बताना। हाँ, जेईई मेंस में एरिया के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बिल्कुल। मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि ऑर्डर और डिग्री, ये दोनों तो बेसिक चीजें, ये तो क्लियर होंगी ना? फटाफट बताओ, ये दोनों चीजें तो क्लियर होंगी? यस। तो जरा बता दो ऑर्डर और डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डर और डिग्री बता दो जल्दी से। बहुत ही आसान सा सवाल है। ऑर्डर 3.1, ऑर्डर 3 डिग्री 3। एएस ने अब की बार सबसे पहले सही जवाब दिया है। ऑर्डर भी 3 है मेरे भाइयों, डिग्री भी 3 है। क्यों?
क्योंकि अभी जो पावर 2/3 आ रही है ये बेसिकली क्यूब रूट है इस पूरे के स्क्वायर का। तो डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव शुड बी क्लियर ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। तो हमें पहले दोनों तरफ होल क्यूब करना पड़ेगा। होल क्यूब करूंगा तो 1+3 dy/dx, इसका तो होल स्क्वायर बच जाएगा, और इधर 4d³ y/dx³, इसका होल क्यूब बन जाएगा। तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल आ रहा है, यानी कि ऑर्डर तो इसका 3 हो गया, और इसी 3 ऑर्डर वाले की पावर कितनी आ रही है, 3, यानी कि इसकी डिग्री भी 3 हो गई मेरे भाइयों। समझ गए क्या? जल्दी बताना। उसको पहले फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन करना पड़ेगा, तब हम जाके उसकी डिग्री डिसाइड कर पाएंगे। जल्दी से यस लिखना, मैं आगे बढ़ूं। यस यस यस, और यस। चलो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पैराबोलाज। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आई होप आपको ये आता होगा, मुझे शायद पढ़ाने की जरूरत ना पड़े। अगर आता है तो इसका आंसर निकाल दो, नहीं आता तो जल्दी से बोल लो कि सर पढ़ा दो, तो मैं फटाफट से पढ़ा देता हूं। पैराबोला की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, इजीएस्ट वाला पार्ट होता है ये। बाबू भाई आएंगे, अभी आएंगे। निकाल दो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां आपको dy/dx लिखना हो वहां y1 लिख दो, जहां आपको d2y/dx को लिखना हो वहां y2 लिख दो। मैं समझाऊंगा। पढ़ा दो सर, पढ़ा दो। चलो, मान लो ये पैराबोला होता y² = 4ax। तो ये जो a है, ये a क्या कर रहा है, a कर रहा है कि आप a की वैल्यू चेंज करते जाओ, पैराबोला चेंज होता जाएगा। a की वैल्यू चेंज करते जाओ, पैराबोला चेंज होता जाएगा। लेकिन इन सब पैराबोला की कुछ खास बात दिख रही है ना? क्या खास बात दिख रही है? इन सब की एक्सिस यही है, और इन सब की डायरेक्ट्रिक्स यहीं पे इसी जगह पर, मतलब लेफ्ट में लाई कर रही है, और इन सब का वर्टेक्स भी सेम है। तो ये जो फैमिली ऑफ पैराबोला है, इन सब की मिलाकर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इन सब का कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। वो कैरेक्टरिस्टिक हमें निकालना है। कैसे निकालना है? ऐसा निकालना है कि ए गायब हो जाए, ए गायब हो जाए, क्योंकि ए को चेंज करने पर ही तो पैराबोला चेंज हो रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी फैमिली की बनेगी। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, तो बना 2y × dy/dx। दिस इज इक्वल टू, सीधा सीधा आ गया 4a। तो मैंने 4a की वैल्यू उठाकर यहां पे डाल दी, तो बन गया y² = 4a की वैल्यू आई 2y dy/dx मल्टीप्लाइड बाई x। ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ पैराबोला। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि फैमिली थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं। अब बताओ, तो क्या क्या निकाला बच्चों ने? y डबल डैश प्लस y² = 0। नहीं यार, 2a नहीं, y डबल डैश प्लस y² नहीं। प्रांशु तुम्हारा गड़बड़ है, AP का भी गड़बड़ है। y1² प्लस 2y y2 = 4 शायद गड़बड़ है। नहीं 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 नहीं, ये पार्ट तुम्हें आता नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए चैट को ऑफ कर रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये पार्ट तुम्हें आता नहीं है, मुझे थोड़ा और डिटेल में पढ़ाना चाहिए था। ध्यान से सुनना। अब की बार जो पैराबोला है उसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गए हैं, ए और बी। तो हमें दोनों को गायब करना पड़ेगा। दोनों को गायब करने के लिए डेफिनेट क्लियरली दिख रहा है कि हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशिएट होने पर एक वेरिएबल गायब होता है, 2 बार डिफरेंशिएट होने पर दूसरा वेरिएबल गायब होता है। जरूरी नहीं गायब होता हो, लेकिन ऐसी 2 इक्वेशन आ जाती हैं। एक बार डिफरेंशिएट किया, एक इक्वेशन बन गई, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, 2 इक्वेशन बन गई। हमें ए और बी को ही तो गायब करना है। ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज करते जाओगे तो पैराबोला चेंज होता जाएगा। हम उन सारे पैराबोलाज की एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं कि जितनी भी चीजें, सबका कोई एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो। तो मेरे पास जो y² = 4a × x - b लिखा हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 पैरामीटर हैं ए और बी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं इनको। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो बना 2y × dy/dx। या एक काम करते हैं, इसको dy/dx को 2y × y' ही लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 4a। अल तो 4 ही आएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करना ही है तो कर लेते हैं। 2 तो बाहर पड़ा हुआ है, y × y' को डिफरेंशिएट कर रहा हूं यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल। तो y को कांस्टेंट माना, y' का डिफरेंशिएशन y डबल डैश प्लस, अगली बार y' को कांस्टेंट माना, इसको कांस्टेंट माना, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि y'। दिस इज इक्वल टू 4a का डिफरेंशिएशन 0। तो ये 2 भी गायब कर देता हूं, और y डबल डैश को लिख दिया मैंने y × d2y/dx²।
और यहां पे देखो y डैश का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसा लिखते हैं तो थोड़ा फैंसी लगता है कि हाँ यार डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ हो तो जल्दी से बता देना कि कैसे। पहले तो ये पहचानना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, यानी मुझे उतनी इक्वेशन चाहिए उनको गायब करने के लिए। तो उतनी इक्वेशन कहां से आएगी, उतनी ही बार डिफरेंशिएट करके आएगी। आई थिंक किसी का भी सही आंसर नहीं निकला था। आंसर इज जीरो सर, जीरो का आंसर है यार। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो ये पूरी की पूरी, ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे इक्वेशन का मतलब लेफ्ट में कुछ आएगा राइट में कुछ आएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, चलो मैंने देखा नहीं होगा, मिस हो गया मेरे से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारी टाइप की है और हर टाइप को आपको पहचान लगो, अगर हर टाइप को आप सही से पहचान लोगे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा सॉरी यार डी, मैंने पढ़ा नहीं, मैं चैट को ऑफ कर रहा हूँ, बार बार मत लिखो, ध्यान दो पढ़ाई पर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन अगर आपके सामने आया तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि पहचानना है ये कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहचानोगे फिर उस टाइप को सॉल्व कैसे करना है वो मेथड लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगी। जिसमें से सबसे बेसिक और सबसे इजीएस्ट है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। किस टाइप की दिखेंगी, अगर आपने उस इक्वेशन को कुछ रीअरेंज किया और रीअरेंज करके dx के साथ आपने सारी x की टर्म्स इकट्ठी कर ली और dy के साथ आपने सारी y की टर्म्स इकट्ठी कर ली, इक्वल टू में भले कुछ भी आ रहा है, सॉरी इक्वल टू में आ रहा है जीरो, इक्वल टू में अगर आ रहा है जीरो, dx के साथ सारी x की टर्म्स इकट्ठी हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं, dy के साथ y की सारी टर्म्स सेपरेट हो गई हैं, तो ऐसा अगर फॉर्मेट बन जाए तो समझो सबसे आसान काम है ये। क्या, डायरेक्टली कर दो इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट। तो इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन और लास्ट में एक जगह लगा देना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सब जगह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत लगाना, क्यों, क्योंकि यहां से आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया, फिर यहां से लगाया और यहां भी लगाया, तो अल्टीमेटली ये दोनों उधर जाकर C3 माइनस C2 माइनस C1 ही तो बन गए, उस पूरे को C लिख दिया। यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही जगह लगाना है। चैट को मैं ऑन कर रहा हूं, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो फटाफट बताना, और कोई चीजें अभी मत पूछना। ये अगर क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना, कुछ और पूछोगे तो अपना कुछ कुछ ना कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन पक्की छूट जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी चलो। जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं मतलब उनको क्लियर नहीं है। नो सर नॉट क्लियर यार, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन तुम्हें क्लियर नहीं है यार। तुम्हारा बोर्ड का भी एग्जाम आ रहा है, जेएमएस का भी एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई तुमने कम करी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप dx के साथ सारी x की टर्म्स इकट्ठी कर पाए और dy के साथ सारी y की टर्म्स अगर इकट्ठी कर पाए और इक्वल टू में अगर जीरो बन जाए तो कुछ नहीं, इसको भी इंटीग्रेट कर देना, इसको भी इंटीग्रेट कर देना और इसको भी इंटीग्रेट कर देना। इसका इंटीग्रेशन जो आए वो निकालना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन जो आए वो निकालना पड़ेगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर जगह मत लगाना, सिर्फ एक जगह लगा देना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि जीरो का इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। क्लियर, चलो कर दो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। मैं नहीं कहूंगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकती है, पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसको वेरिएबल सेपरेबल बनाया जा सकता है। देखते हैं कौन सही जवाब निकालता है और जल्दी निकालता है।
निकाला क्या कुछ? एक बच्चे ने निकाला tan x प्लस वाई प्लस sec x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। नहीं बेटा, गड़बड़ है यार, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। साइन माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, अरे इक्वल टू में क्या है यार? इक्वेशन बनेगी तो कुछ ना कुछ इक्वल टू में तो आएगा। हिंट एक बच्चे ने लिखा ना, डी ने लिखा ना, एक्स प्लस वाई को टी मान लो। चलो ध्यान देना, चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, ध्यान देना ऊपर कैसे ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी वेरिएबल सेपरेबल में। साइन के अंदर एक्स और वाई दोनों आ गए, साइन के अंदर आ गए। आप अब आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कितना भी जोर लगा लो, ये दोनों अलग नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये साइन के अंदर बैठे हैं, कवच लगा हुआ उनके ऊपर। तो क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया एक काम करो, एक्स प्लस वाई को थोड़ी देर के लिए टी मान लो, कम से कम साइन के अंदर एक अकेला टी तो आएगा, इंटीग्रेट तो कर पाऊंगा। साइन के अंदर दोनों एक्स और वाई आ गए, इंटीग्रेट कैसे होगा? तो एक्स प्लस वाई को जैसे ही मैंने टी डाला, अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया 1 प्लस ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स और ये बन गया डी टी बाई डी एक्स। क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि मैं पूरी इक्वेशन को टी और एक्स में कन्वर्ट करने वाला हूं, वाई को गायब करने वाला हूं। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है, देखो डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। तो यहां पे आया डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई बन गया साइन टी, यानी कि डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बना? 1 प्लस साइन टी। देखो जरा, डी टी के साथ इसको डिवाइड में ले जाऊं तो डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी इज इक्वल टू डी एक्स। डी टी के साथ सिर्फ टी की टर्म्स आ रही है, एक्स के साथ कोई टर्म नहीं आ रही है, तो दिक्कत थोड़ी है, इंटीग्रेट तो हो ही जाएगा। अब मैं कर देता हूं इसको इंटीग्रेट और इसको भी इंटीग्रेट। देखते हैं जरा, डी टी अपॉन, एक काम करो, इंटीग्रल नीचे आया मेरे पास 1 प्लस साइन टी, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है डी टी के साथ, और इधर वाले का इंटीग्रेशन डीएक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाएगा, और मैंने एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा के छोड़ दिया। 1 प्लस साइन टी को इंटीग्रेट करने के लिए एक काम करते हैं, 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 1 माइनस साइन टी, तो ऊपर आ रहा है 1 माइनस साइन टी, और नीचे क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी कि कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी को दोनों वालों में डिवाइड कर दो, तो पहला वाला तो सेक स्क्वायर टी बन गया और दूसरा वाला सेक टी इंटू टैन टी बन गया। दोनों इजीली इंटीग्रेबल हैं। सॉरी, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टैन टी माइनस सेक टी टैन टी का इंटीग्रेशन सेक टी, इक्वल टू में क्या आ रहा था? इक्वल टू में आ रहा था एक्स प्लस सी। अब टी की वैल्यू डालना ना भूलें, टी की वैल्यू है एक्स प्लस वाई, तो आंसर आया टैन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस सेक ऑफ एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इस वाले एग्जांपल में, ये पर्टिकुलर एग्जांपल क्यों लिया मैंने? क्योंकि दो कैटेगरी एक साथ कवर हो गई। कौन सी दो कैटेगरी? एक तो वो कैटेगरी की इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाएगी, वो वाली इक्वेशन, और दूसरी के वेरिएबल सेपरेबल हो तो कैसी दिखेगी। अब सोचो, अगर तुम कहते कि सर हमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए था वेरिएबल सेपरेबल का, तो मैं तो आपको ये वाला ये क्वेश्चन देता, तो आपको खुद को दिख जाता कि सर डी टी वाले को इंटीग्रेट कर दो, डीएक्स वाले को इंटीग्रेट कर दो, मजा क्या आया सर। इसलिए हमने ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें ये पता चले कि कुछ इक्वेशनें डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कैसे हो सकती है। समझा ना तू? सर आप बहुत बुरे हो, मैं आंसर कर रहा हूं, आपने चैट ऑफ कर दिया। सॉरी भाई यार, सॉरी शक्तिमान। टीएस तुम भी शक्तिमान हो, सॉरी शक्तिमान। चलो चलो, क्लियर हुआ ये वाला, आगे बढ़े। अगला है पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। कभी कभी इक्वेशन को देखकर पहचानना पड़ेगा कि अच्छा ये वाली इक्वेशन तो पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व होगी, पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व होगी। तो पोलर कोऑर्डिनेट भी दो कैटेगरी के हैं। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं यार, मेरा डिस्टर्बेंस जा रहा है वहां पर। अगर क्वेश्चन में आपको एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई टाइप की चीज और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स टाइप की चीज बनती हुई दिखे, तो समझ जाना कि पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल होने वाला है। या फिर क्वेश्चन में एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, देखो इनमें फर्क देख लो, उसमें बीच में प्लस है, यहां पर बीच में माइनस है, या फिर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स टाइप की चीज बनती हुई दिख जाए, तो समझ जाना पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पोलर कोऑर्डिनेट भी दो तरह के, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। x को अगर मैं मान लेता हूं, x को मान लेता हूं आर कॉस थीटा,
और y को मान लेता हूं अगर मैं r साइन थीटा, तो मेरे पास दो रिलेशन आ रहे हैं। क्या क्या? एक तो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और दूसरा आ रहा है y बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। इसको डिफरेंशिएट करता हूं इस वाली इक्वेशन को, तो देखो ये रिलेशन आ रहा है x dx प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, और इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये वाला रिलेशन आ रहा है। ये आई होप कि पोलर कोऑर्डिनेट की कहानी आप जानते होंगे। बेसिक वाली बात मैंने आपको बता दी है कि क्वेश्चन को पहचानना कैसे है कि ये पोलर कोऑर्डिनेट से होगा, और उसमें भी और डिटेल कि अगर बीच में प्लस, इन दोनों के बीच में प्लस आ रहा हो तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा वाला पार्ट से होगा, और इन दोनों के बीच में अगर माइनस आ रहा हो तो आर सेक थीटा और आर टेन थीटा वाला पार्ट से होगा। बताया ना मैंने ये कहां पे यूज करना है। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा क्रिएट होता हुआ दिखे और ऐसा क्रिएट होता हुआ दिखे, या ऐसा लिखा हुआ हो एज इट इज, या फिर क्वेश्चन में आपको एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एज इट इज लिखा हुआ हो, तो आपको लगाना है पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्लियर हो तो करो ये वाला क्वेश्चन। मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को पिछली स्लाइड पे लिख देता हूं ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और डिवाइड में क्या था? डिवाइड में था एक्स स्क्वायर। पहचानो पहले तो कौन से वाले पोलर कोऑर्डिनेट से होगी और किस किस जगह क्या क्या वैल्यू पुट करी जाएगी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पोलर कोऑर्डिनेट आपने एनसीईआरटी में कर रखे होंगे, इसलिए मुझे, हाँ वो तरीका भी है, बिल्कुल सही है बेटा, उस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अपन को प्रैक्टिस करनी है पोलर कोऑर्डिनेट्स की। कर रहे हो सॉल्व या मैं करके दिखाऊं सॉल्व? चलो ले लो टाइम, ले लो 1 मिनट का, कोई बात नहीं। करूं मैं सॉल्व? डी ने बोला सर 1 मिनट रुको, चलो 1 मिनट रुक जाता हूं मैं। निकाला, कुछ बच्चों ने निकाला। क्या निकाला है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। नहीं बेटा, तुमने गलती कर दी है बहुत बड़ी। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स प्लस सी, ये जवाब सही है। एमएस ने सही जवाब निकाला है। वेल डन गाइस, वेल डन एमएस। तुम्हारा नाम तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तुमने सही जवाब निकाला है। गुड 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 गुड। चलो ध्यान देना भैया, क्वेश्चन में देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई दिख रहा है, इसका मतलब, और दूसरा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। बात तो सेम ही है ना, यानी कौन सा वाला पोलर काम में आएगा? x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा वाला काम में आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, इससे रिलेशन क्या क्या निकलते हैं? एक तो निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक निकलता है tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और डिफरेंशिएशन वाले रिजल्ट क्या होते हैं? वो होते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर। ये तो इसको डिफरेंशिएट करके आता है, और इसको डिफरेंशिएट करके दूसरा रिलेशन आता है। कौन सा वाला है? देखो ये लिखा हुआ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। तो ये यहां से निकलेगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। ये दो रिलेशन आ गए अपने पास। इन दो रिलेशन का इस्तेमाल करने वाला हूं। कैसे इस्तेमाल करने वाला हूं देखो जरा। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, उसकी जगह लिख दिया मैंने आर डी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने आर। दिस इज इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो वाई डी एक्स उल्टा कर लेते हैं, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई
ये क्या बना, ये बन गया माइनस आर स्क्वायर डी थीटा, तो यहां पे डल गया माइनस आर स्क्वायर डी थीटा। अब वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, डी आर के साथ तो डिवाइड में एक आ रहा है आर स्क्वायर, और इधर बन रहा है माइनस का डी थीटा। इंटीग्रेट इंटीग्रेट आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन, आर की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, दिस इज इक्वल टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस थीटा प्लस सी, तो माइनस को उड़ा देते हैं तो बन जाएगा 1/r इज इक्वल टू थीटा, और उसको कुछ मैंने सी डैश कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ क्या चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/r कितना बना, 1/r की वैल्यू आई 1/√x² प्लस y², दिस इज इक्वल टू थीटा कौन था, थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स y/x, कुछ गड़बड़ हुई लगती है शायद, tan इनवर्स y/x प्लस सी, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कहाँ पे गलती करी अपन ने, यू मिस्ड x², अरे यार क्या यार मेहनत वेस्ट हो गई। तुम्हारे संपर्क में आकर मुझसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होने लग गई है। डिवाइडेड बाई x² और पुट करना है, x² क्या है, x² है r² cos² थीटा। अल्लाह ये तो बहुत ही आसान था यार, r और r तो कैंसिल हो गया, r² भी कैंसिल हो गया, इधर तो बचा है सिर्फ dr और इधर बचा है माइनस के साथ sec² थीटा डी थीटा। अल्लाह तो dr का तो आया r, यहाँ पे आया माइनस का tan थीटा और आया प्लस में c, r की वैल्यू वापस डाल दो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ रही है, √x² प्लस y², दिस इज इक्वल टू माइनस tan थीटा यानी कि माइनस का y/x प्लस सी। तुम्हारी बीमारी कहीं ना कहीं से ट्रांसमिट होती हुई मेरे तक पहुंच गई है, कैलकुलेशन मिस्टेक करने वाली। क्या यार क्या 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 ऐसे क्या करते हो। चलो क्लियर हुआ कि कैसे पहचानना है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल होगा और उनका इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत रूट लगाना भूल गया था, प्लस सी भी भूल गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अगर आप पहचान लोगे उसके बाद चीजें सारी आसान हो जाएंगी। बढ़े आगे, गुड राइट आंसर आया बट लेट आया, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको डायरेक्टली इस तरह की दिखाई देगी, dy/dx इज इक्वल टू, ऊपर भी कुछ x और y का फंक्शन होगा, नीचे भी कुछ x और y का फंक्शन होगा, ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री सेम होगी, लेकिन दोनों के दोनों होमोजीनियस फंक्शन होंगे। अब सर ये होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम आ रही हो, जैसे कि x² प्लस xy प्लस y², इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। ये जो दो वेरिएबल हैं अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों की डिग्री साथ में ऐड हो जाती है। सपोज ऐसा एक्सप्रेशन होता x² y³ प्लस x⁵ प्लस y² x⁴, तो इस टर्म की डिग्री 5 है, इस टर्म की डिग्री 5 है, इस टर्म की डिग्री 6 हो गई, तो अब ये होमोजीनियस नहीं रहा। बाई चांस यहां पर x³ होता तो इसकी डिग्री 5 होती, तो हम बोलते कि ये पूरा एक्सप्रेशन होमोजीनियस एक्सप्रेशन है ऑफ डिग्री 5। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या दिखेगा आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ऊपर भी एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन दिखेगा, नीचे भी एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन दिखेगा और दोनों सेम डिग्री के होंगे। पहली बात तो ये कंप्लीट हुई यहां पर क्या, कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना कैसे है। दूसरी बात क्या है कि उसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करना है बाय पुटिंग y इक्वल टू vx, डिफरेंशिएट करो तो dy/dx इक्वल टू कितना आ रहा है, यहां पे लगाना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन रूल, तो v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इंटू v का डिफरेंशिएशन dv/dx। समझ गए क्या, डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचाननी है और कैसे सॉल्व करनी है। हाँ बिल्कुल सही डाउट था कि कभी कभी x इक्वल टू vy भी पुट करना पड़ सकता है, या पुट करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, पर y इक्वल टू vx से मैक्सिमम टाइम आपका काम चल जाएगा। चले आगे, चलो करो जरा फटाफट से ये वाला क्वेश्चन। अब की बार गिवन है y1 की वैल्यू 1, यानी अब की बार कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, अब की बार तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझते हो ना, कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल जाएगी।
करो जरा, करो जरा, करो जरा, करो जरा, देखें जरा। डिग्री ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 2, मैं डिग्री थोड़ी पूछ रहा हूँ यार, मैं तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कह रहा हूँ। पहली बात तो तुमने जो आंसर दिया वो भी गड़बड़ है। ऐसे आंसर को टाइप करने में हालत खराब हो जाती है। इतना गंदा आंसर तो नहीं होगा यार। तुम एक्स स्क्वायर को सीधा x2 ऐसे भी लिख दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। बहुत ज्यादा गंदा आंसर नहीं आना चाहिए। हाँ, जहां dy बाई dx लिखना पड़े वहां गड़बड़ हो सकती है। हाँ हाँ, इट इज ए होमोजेनियस इक्वेशन यार। तुम बहुत देर बाद होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस नहीं, होमोजीनस बोलते हैं, होमोजीनस। y बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स सी। मैं कह रहा हूं अब की बार सी आएगा ही नहीं यार। तुम्हें कंडीशन दे दी ना y1 इक्वल टू 1 है, अब की बार सी आएगा ही नहीं, सी की बात ही नहीं आएगी अब की बार। y1 इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि x को 1 लेने पर y की वैल्यू 1 आती है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी आपको। हाँ, होमोजीनियस नहीं है। नहीं निकला क्या किसी का अभी तक? हालांकि होमोजीनियस को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, इंटीग्रेशन में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर बाद में v को वापस y बाई एक्स पुट भी करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगेगा। 2x क्यूब प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। नहीं 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 नहीं, 2x क्यूब वाई आएगा साथ में, 2x क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, फिर तुम्हारा सही हो सकता है। मैं टाइप नहीं करूंगा, हालत खराब हो जाएगी। ऐसी कैसी हालत खराब हो जाएगी यार? तुम नौजवान हो देश के, अनएबल टू गेट दिस। चलो मैं कर देता हूं सॉल्व। चैट को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूं। ध्यान से देखना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, ध्यान से देखना। ये फॉर्मेट बनाओ पहले तो, यानी कि dy बाई dx को पहले एक तरफ इकट्ठा करो। dy बाई dx की वैल्यू क्या आ रही है, इसको थोड़ा अगर मैं रीअरेंज कर लूं तो dy बाई dx की वैल्यू आ रही है माइनस के साथ 3xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यही बात तो सारे पहचान के होगा ना कि होमोजेनियस है, ऊपर 2 डिग्री का है, नीचे भी 2 डिग्री का है, तो हमें y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, यानी कि जहां पर dy बाई dx आ रहा है वहां पर मुझे v प्लस एक्स dv बाई dx पुट करना है। तो पुट कर देता हूं dy बाई dx की जगह क्या पुट कर दूं, इसकी जगह पुट किया मैंने v प्लस एक्स dv बाई dx। मुझे थोड़ी सी खराब सी फीलिंग आ रही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों का काफी कमजोर है। माइनस के साथ 3x और y की जगह डाल दिया मैंने vx, प्लस y की जगह vx डाला तो बन गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और एक्स वाई यानी x की जगह डाल दिया मैंने vx। सब जगह से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल कर कैंसिल हो रहा है, बच रहा है क्या? यहां बचा 3v प्लस वी स्क्वायर और डिवाइड में क्या बचा 1 प्लस वी। ये वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स की है, यानी कि x डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस v को मैं ले जाता हूं राइट हैंड साइड में, तो माइनस 3v माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी और माइनस में एक और v, तो ये बन गया माइनस 3v माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी, जो कि बन गया माइनस 2v स्क्वायर माइनस 4v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। लंबा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस का थोड़ा लंबा होता है। इक्वेशन क्या बन रही है अपने पास, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के साथ है 2v स्क्वायर प्लस 4v, माइनस के साथ है 2v स्क्वायर प्लस 4v और डिवाइड में है 1 प्लस वी। अब ध्यान से देखो, वेरिएबल सेपरेट होने की कगार पे हैं। इस dv के साथ ये सारा v वाला जुगाड़ ले लेता हूं मैं और dx और x को साथ में रख लेता हूं, तो क्या बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 2v स्क्वायर प्लस 4v, दिस इज इक्वल टू
dx अपॉन x और इसके साथ में था dv। अब इंटीग्रेट कर दूंगा, समझे? तो पहले v वाला पार्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं। v वाले पार्ट के लिए 1 प्लस वी और नीचे से 2v कॉमन निकालूं तो v प्लस 2 बन रहा है। तो एक काम कर लेना चाहिए मुझे, ऊपर वाला जो v प्लस 1 है उसको थोड़ा सा अलग टाइप से लिख लेना चाहिए, उसको मुझे लिखना चाहिए v प्लस 2 माइनस 1, ठीक है, dv। ऐसा करने से क्या होगा देखते जाओ। हाँ, इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। तो मैंने v प्लस 2 को डिवाइड किया तो एक तो बन गया 1/2v माइनस दूसरा बना 1/2v इंटू वी प्लस 2। इसको भी इंटीग्रेट, इसको भी इंटीग्रेट, ये तो हाफ ln v बन चुका है माइनस इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर से हाफ तो मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर लिख दिया मैंने 1/v माइनस 1/v प्लस 2। ये जो इतना पार्ट है 1/v इंटू वी प्लस 2 वाला जो पार्ट है उसको मैंने 1/v माइनस 1/v प्लस 2 लिख दिया, लेकिन इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ऊपर एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 एक्स्ट्रा के लिए मैंने यहां पर एक 1/4 लगा दिया। ठीक, अब इंटीग्रेट करना सारा कुछ आसान हो चुका है। इसको इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट और इसको इंटीग्रेट, ये तो सॉरी, पहले वाले को इंटीग्रेट नहीं करना था, उसको तो अपन इंटीग्रेट कर चुके, वो तो हाफ ln v आ चुका। ठीक, तो बन गया हाफ ln v माइनस 1/4 ln v और फिर प्लस का बन जाएगा 1/4 ln v प्लस 2। दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा था यहां पर, ये वाला, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln x प्लस c। अब सारी की सारी कहानी ln में आ रही है। ln में अगर आ रही तो आपको ln में छोड़नी नहीं है, क्यों? क्योंकि सारे ln वाली चीजें एक साथ आ सकती हैं। मैंने आपको क्या कहा था, होमोजीनियस का क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, इसलिए बने रहना मेरे साथ। अभी क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा। कहां पहुंच गए थे अपन पहुंचे हाफ ln v माइनस 1/4 ln v, 1/4 ln v प्लस 1/4 ln v प्लस 2 इक्वल टू में आ रहा है ln x प्लस c। सब जगह 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आया 2 ln v माइनस ln v प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया ln v प्लस 2। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ln x प्लस 2c। एक काम करते हैं, 2c को अपन c डैश मान लेते हैं। 2 ln v माइनस v ln v बन गया और ln v और प्लस में ln v यानी ln v इंटू v प्लस 2 माइनस इस 2 ln x को मैं इधर ले आया 2 ln x, लेकिन इसको मैं 2 ln x लिखने की बजाय इसको मैं ln ऑफ x स्क्वायर लिखूंगा। दिस इज इक्वल टू c डैश। अब सारा कुछ एक ही ln के अंदर ले लो, v इंटू वी प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c डैश। लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दो तो v इंटू वी प्लस 2, v इंटू वी प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर c डैश। उसको मैंने फिर से कोई कांस्टेंट मान लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया v इंटू वी प्लस 2, v इंटू वी प्लस 2 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब v की वैल्यू डाल दो, v कौन है, v है y बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया y इंटू वाई प्लस 2x इज इक्वल टू के एक्स क्यूब। ऐसा ही कुछ आ रहा था क्या? अरे यार कुछ गलती हो गई लगती है, कहीं ना कहीं कुछ गलती तुम्हें होती हुई दिख रही है क्या? अपना आंसर मैच नहीं हो रहा है, कुछ अपन ने मिस किया है कहीं पे, कुछ कहीं पकड़ में आएगी गलती यार। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये बड़ा पंगा है। 4 ln x, हाँ, दिस इज इक्वल टू 4 ln x। तो यहां पर x की पावर 4 डिवाइड में x की पावर 4 डिवाइड में x की पावर 4। अब ठीक है, तो यहां पे बना k इंटू एक्स की पावर 4। नहीं, फिर भी गड़बड़ी लग रहा है मुझे तो यार। 4 ln x तो x की पावर 4 तो डिवाइड में x की पावर 4। अरे नेगेटिव साइन विद dx। चलो फिर एक काम करते हैं, इसको अपन होमवर्क के लिए छोड़ते हैं। मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूं, तरीका मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। जो एक मिस्टेक हुई है उसको आप ठीक करके नेक्स्ट क्लास में मुझे ये आंसर निकाल के दिखाएंगे।
एक्स स्क्वायर वाई इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये निकाल कर आपको दिखाना है। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को घर से करके लाना। अभी इतना टाइम नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि हमें अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़नी है। ठीक है, करके लाना। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा कर दूंगा, कोई बात नहीं, पर यहां कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, आप उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी दिखेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? वो दिखेगी डी वाई बाई डी एक्स, ये अकेला दिखेगा, प्लस वाई, वाई भी अकेला दिखेगा, वाई के साथ कुछ एक्स का फंक्शन दिखेगा, इक्वल टू में यहां भी कुछ एक्स का फंक्शन दिखेगा। ऐसी इक्वेशन अगर दिखे, दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन पहचानना है पहले तो आपको। अगर ऐसी इक्वेशन बन गई है तो उसको सॉल्व करने का आंसर, ये नोट्स अपलोड हो जाएंगे ना वेबसाइट पे, वहां से देख लेना आंसर। ठीक है, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? डायरेक्टली ये वाला काम कर देना, डायरेक्टली आंख मीच के। जब ऐसी फॉर्मेट बन जाए तब क्या बोलता है ये वाला फॉर्मूला? ये बोलता है y इंटू ई की पावर इंटीग्रल px dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ qx इंटू ई की पावर इंटीग्रल px dx, इस पूरे का भी dx। आता है क्या ये वाला फॉर्मूला? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आता है कि नहीं आता है? दोबारा बताना हो तो जल्दी से लिख देना, सर दोबारा बताना है। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना सरदर्द है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आईआईटी में जाने में तो बहुत मजा आता है तुम्हें कि सर मैं आईआईटी में पहुंच जाऊं, लेकिन आईआईटी में जाने के लिए जो सर सरदर्द करवाना पड़ता है ना, वो अगर ना हो तो मेरा काम चल जाए। दोबारा चलो, एक बार और दोबारा बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर आपको ऐसी इक्वेशन दिख जाए कि डी वाई बाई डी एक्स अकेला आ रहा है, प्लस वाई अकेला आ रहा है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई रूट नहीं है, कुछ फ्रैक्शन नहीं है, वाई के साथ कुछ न कुछ एक्स का फंक्शन यानी कुछ एक्स की टर्म्स लिखी हुई हैं, इक्वल टू में एक्स की कुछ अलग टर्म्स लिखी हुई हैं, तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली लिख देना, डायरेक्ट क्या लिखना? y इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, यानी y के साथ वाला जो पार्ट था p, उसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू एक बड़ा इंटीग्रेशन साइन e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, यानी यहां पे जो चीज निकाली थी वो वापस यहां पे भी आएगी, इनटू जो भी qx राइट साइड में पड़ा हुआ था ये वाला, और इसको कर देना x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट। अब समझ गए क्या? याद रखना पड़ेगा यार, याद रखना पड़ेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन याद रखना पड़ेगा, तब जल्दी हो जाएगा। अब कोई ट्रिक बताऊंगा तो ट्रिक को याद भी तो रखना पड़ेगा ना यार। वाई डजेंट कम विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि इसका जवाब थोड़ा लंबा है, मैं इस क्लास के लिए नहीं है, नहीं मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, लंबा है जवाब। चलो करो फिर ये वाला क्वेश्चन फटाफट से, क्लियर हो गया तो कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी आपको x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिखेगी। आई होप ये बात आप जानते हो। वो कैसी दिखेगी? dx बाई dy दिखेगा, x अकेला दिखेगा, y का कुछ फंक्शन दिखेगा और इधर भी y का कुछ फंक्शन दिखेगा। ऐसे में आपको जहां जहां वहां y था वहां x डाल देना, जहां जहां x था वहां y डाल देना, फॉर्मूला वही वाला काम में आएगा। आ भी गया mn का, आ भी गया। क्या आया बेटा? थोड़ा गंदा आया होगा शायद। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू, नहीं 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 नहीं, तुमने इंटीग्रेट गलत किया है बेटा। डीए तुमने इंटीग्रेट गलत किया है, तुमने भी गलत किया है। एमवी तुमने भी गड़बड़ किया है इंटीग्रेट। मैं सजेस्ट करूंगा बेटा तुम अभी इसका डेरिवेशन मत ढूंढो, नाउ इज नॉट द करेक्ट टाइम। वो डेरिवेशन तुम्हें किसी भी रूप में हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है? वो तुम्हारा टाइम ही जाया करेगा बस।
हाँ, आप पीपी ने कुछ कुछ सही जवाब लिखना चाहा है, लेकिन एलएन के चक्कर में वो बीच में हिम्मत हार गया और उसने एलएन के अंदर वाली चीज़ आधी अधूरी लिख दी है। चलो करें सॉल्व। दिख रहा है मुझे कि देखो dy बाई डी एक्स और ये y, ये दो ही तो चीज़ें दिखती हैं हमें पहचानने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड कर देता हूँ। एक पेज और एक्स्ट्रा चाहिएगा, शायद एक पेज में हो ना पाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड किया तो बन गया dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इतने पार्ट को मैंने अलग कर लिया, एक y पड़ा हुआ है। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। सब जगह मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड कर दिया, तो दिख गया ना, ये वाला पार्ट मेरा px है और ये वाला पार्ट मेरा qx है। मुझे पता है कि e की पावर इंटीग्रल px dx बार बार काम में आता है, तो पहले निकाल लेते हैं इसको। e की पावर इंटीग्रल, तो e की पावर को मारो गोली ना, सीधा इंटीग्रल px निकाल लो, जो कि है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका इंटीग्रेशन तो क्लियरली दिख रहा है मुझे, इसका इंटीग्रेशन तो ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा। क्यों? एक्स स्क्वायर माइनस वन को जैसे टी मानूंगा ऊपर वाला पूरा dt बन जाएगा। और इसको अगर मैंने e की पावर में लगा दिया तो e की पावर ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये भी आप समझते हो कि ये सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन ही बन जाएगा। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा बड़ा आसान सा आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वन आ रहा है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx में क्या पड़ा हुआ था? वो पड़ा था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर dx। तो एक एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसिल हो गया, यानी कि y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ln ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो कि होती है 1/2a ln x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। प्लस में आ जाएगा एक लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत सारे बच्चों ने जवाब लिखा है, मैं सबका पढ़ नहीं पा रहा हूं। करेक्ट जवाब मैंने आपको बता दिया है, अब आप खुद चेक कर लो। ये है फाइनल आंसर, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ln ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का मॉड। लिख ही रहा था ln वाला, कोई बात नहीं। आई थिंक कुछ बच्चों ने सही निकाला है। हाँ, प्रांशु ने सही निकाला है, मयंक ने सही निकाला है, कुछ बच्चों ने सही निकाला है। गुड गुड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लिया अपन ने, ये वाला क्वेश्चन और कर दो फटाफट से। x प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। y10 इक्वल टू 5 का मतलब है कि x को 10 डालने पर y की वैल्यू 5 आएगी। x को 10 डालने पर y की वैल्यू 5 आएगी, ये मतलब है। सिमिलर सम है तो निकाल दो फटाफट से। इसका आंसर तो आएगा भी सिंपल सा। x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डी ए ने सही निकाला। ओके बाय बाय आ रहे, कोई बात नहीं, तुम्हारा याद हो सकता है डेटा खत्म हो रहा हो, तुम्हारी बैटरी खत्म हो रही हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी। हाँ सही है ना? नहीं नहीं नहीं, इक्वल टू वाई क्यूब नहीं आएगा, फिर वाई स्क्वायर प्लस सी आएगा। मयंक ने वाई क्यूब लिख दिया है, वहां पे वाई स्क्वायर आएगा। प्रांशु का सही है, कई 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 सारे बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। चलो अब की बार अगर ध्यान से देखो तो x के साथ शायद बात बन सकती है। dx अपॉन डी वाई क्या आ रहा है? dx अपॉन डी वाई आ रहा है x प्लस टू वाई क्यूब अपॉन वाई। बन गई ना? अब की बार तो x में बन रही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वायर, यानी कि dx अपॉन डी वाई प्लस x के साथ क्या आ रहा है? माइनस 1 अपॉन वाई आ रहा है। इसको मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो माइनस का x अपॉन वाई आएगा ना। तो मैंने प्लस में x के साथ क्या कहा था मैंने? प्लस में x अकेला आएगा और x के साथ कुछ आएगा। तो जो माइनस का साइन है वो भी तो साथ वाले कुछ के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो प्लस x की है, यानी माइनस y के साथ चला जाएगा। अब बड़ा आसान हो चुका है।
क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई की पावर इंटीग्रल -1/y dy विच इज ई की पावर माइनस ऑफ ln y विच इज ई की पावर ln ऑफ 1/y विच इज 1/y। तो अब की बार x का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है तो इक्वेशन का आंसर क्या निकलेगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू राइट साइड में क्या था, राइट साइड में था 2y स्क्वायर dy। तो बन गया x/y इज इक्वल टू इंटीग्रल में बच रहा है 2y यानी कि y स्क्वायर प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। कई सारे बच्चों का निकला था सही और बहुत सारे बच्चों ने पहचान भी जल्दी लिया था कि अब की बार ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बहुत बढ़िया, चले आगे, जल्दी से बताओ, चले आगे। हाँ, x/y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस सी। करेक्ट। इसका टाइप करने में दिक्कत नहीं हुई, इजी था। गॉट इट, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी कोई फॉर्म हो कि dy बाई dx अकेला तो था, y भी अकेला था, y के साथ कुछ px दिखाई भी दिया, लेकिन राइट साइड में कुछ y की पावर n दिखाई दे गई qx के साथ। जैसे पिछली बार qx अकेला था, अब की बार कुछ y की पावर n दिखाई दे गई। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, y की पावर n से सब जगह डिवाइड कर देना। तो इसको अगर आप y की पावर n से डिवाइड करोगे तो बनेगा y की पावर -n इंटू dy बाई dx, प्लस इसको डिवाइड करोगे तो बनेगा y की पावर 1 - n या -n + 1 इंटू px इज इक्वल टू qx। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो अभी भी बनी नहीं है। अब मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। क्या, इस पूरी वैल्यू को t मानने वाला हूं। तो y की पावर -n + 1 इसको अगर मैं t मानता हूं तो डिफरेंशिएट करने पर क्या आ रहा है, -n + 1 इंटू y की पावर -n इंटू dy बाई dx। दिस इज इक्वल टू dt बाई dx। तो ये जो चीज थी ये वाली, इसकी जगह सारा कुछ dt बाई dx में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर कुछ dt बाई dx की टर्म आ गई और यहां पर कुछ t की टर्म आ गई, कुछ t की टर्म आ गई। यहां पर अभी भी x की टर्म पड़ी हुई है और यहां पर अभी भी x की टर्म पड़ी हुई है। अब की बार ये t में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनका एक और नाम है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। समझा ना तू। जल्दी से बोलो। करें क्वेश्चन इसके ऊपर। चलो करो जरा ये वाला फटाफट से। तीन मिनट बचे हैं, जल्दी से इसका आंसर निकाल दो। हाउ मेनी क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है जिसमें सारा कुछ कवर हो गया। क्या क्या कवर हो गया, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारा कुछ कवर हो गया। दोनों में से 2 क्वेश्चन तो पक्के आ जाएंगे। एक आधा मैक्सिमा मिनिमा पे, एक आधा टेंजेंट नॉर्मल पे या रेट मेजरमेंट पे या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे। तुम क्यों सोचते हो ऐसा कि यार सर इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे। ऐसा तुम तभी सोचते हो जब तुम्हें वो चैप्टर डरा रहा होता है। तुम कहीं ना कहीं से ऐसा कोई जवाब ढूंढते हो कि सर ऐसा कुछ बता दो जिससे मेरे मन को ये तसल्ली हो जाए कि हाँ तू ये कुछ चैप्टर छोड़ भी देगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसा कुछ आप बढ़िया सा जवाब मुझे बता दो सर पैक करके, ताकि मेरा क्या जिसोरा हो जाए कि हाँ ये टॉपिक मैं छोड़ने जा रहा हूँ और सर ने भी कह दिया कि छोड़ सकते हो, अब तो मैं पक्का ही छोड़ूंगा। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्रैश कोर्स में डिफरेंशिएशन हुआ है ना यार, लिमिट वाले चैप्टर के साथ हुआ है। क्या बात कर रहा भाई, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नाम से हुआ है ना, वो भी 2 लेक्चर में हुआ है। करो भैया, करो 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 करो, आसान सा है, आसान सा है, जल्दी से आंसर निकाल दो, टाइम हो रहा है। JEE मेंस एग्जाम विच क्लासेस आर देयर यार। वन अपॉन वाई की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स की पावर, कुछ गड़बड़ लग रहा है बेटा, कुछ गड़बड़ लग रहा है। 1 अपॉन एक्स की पावर 5 वाई की पावर 5 इज इक्वल टू 5 बाई एक्स
5/x² आना चाहिए और 5/2x² आना चाहिए, कुछ गलती करी है। चलो टाइम हो चला है, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो y की पावर 6 से डिवाइड करता हूं तो बन जाएगा x y की पावर -6 dy/dx प्लस यहां पे बन गया y की पावर -5, दिस इज इक्वल टू x³। अभी लीनियर में कन्वर्ट नहीं हुई है, अभी मुझे इस x को भी डिवाइड करना पड़ेगा। x से और डिवाइड कर दिया तो बन गया y की पावर -6 dy/dx प्लस x से डिवाइड किया तो y की पावर -5 के साथ आया 1/x और इधर बन गया x²। अब मैं y की पावर -5 को t डालने जा रहा हूं, यानी -5 इंटू वाई की पावर -6 इंटू dy/dx की जगह मैं dt/dx डालने जा रहा हूं। लेकिन बना तो मेरे पास सिर्फ इतना ही चाहिए, तो मुझे सिर्फ इतना ही ना, तो इतने की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है -1/5 dt/dx प्लस इसकी जगह डल गया t डल गया, साथ में 1/x इज इक्वल टू x²। तो मुझे सब जगह -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन गया dt/dx प्लस t के साथ माइनस का 5/x आया और यहां भी मुझे -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब लीनियर बन चुकी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं तो आएगा e की पावर इंटीग्रल -5/x dx, यानी e की पावर में -5 बाहर है, अंदर ln x आ रहा है, यानी e की पावर में ln ऑफ x की पावर -5 आ रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x की पावर -5, ठीक। तो t इंटू हमेशा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, अब की बार t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ रहा है, x की पावर -5 आ रहा है, तो t इंटू एक्स की पावर -5 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x की पावर -5 इंटू राइट साइड में क्या पड़ा हुआ है, यहां पे पड़ा हुआ है -5x² dx और t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t कौन है, t है y की पावर -5, यानी कि y की पावर -5 इंटू एक्स की पावर -5 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -5 को छोड़ दिया बाहर और x की पावर बन रही है -3 dx, इंटीग्रेट करने पर -5 और यहां से आया x की पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस c, यानी कि y की पावर -5 इंटू एक्स की पावर -5 इज इक्वल टू 5/2 x की पावर कहाँ गया, x की पावर -2 प्लस c। ये है अपना फाइनल आंसर। बताओ किसी का आया था क्या, जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है। बर्नौलीज एनसीईआरटी में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। हो गया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। मयंक का भी हो गया था, ओम का भी हो गया था, एसएम का, एसजे का, सबका हो गया था। सर माइनस कहाँ गया, कौन सा वाला माइनस बेटा, ये इंटीग्रेट किया तो एक माइनस नीचे आया था ना, ये रहा, देखो ये रहा, ये यहां पे जब मैंने -3 को इंटीग्रेट किया था तो ऊपर x की पावर -2 आया था, नीचे भी -2 आया था, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बन गया था, इसलिए 5/2 आया था। ओके ओके ओके, तुमने भी ठीक निकाला, गुड 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 गुड। तो आज कंपैरेटिवली शुरू में मुझे लग रहा था कि आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन में दिक्कत आती है, शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन बाद में जब थोड़े टफ सवाल आने लगे लीनियर के, होमोजेनियस के, तो आप लोगों ने अच्छे जवाब निकाले। होमोजेनियस वाला मुझसे गड़बड़ हो गया। मैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप मुझे नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तरीका आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है और करेक्ट आंसर भी इस शीट में लिखा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है वो आप सब पूरा करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। अब कब मिलेंगे, शेड्यूल मुझे अभी याद नहीं है यार, चलो तुम अगर कह रहे हो तो एक बार मैं तुम्हें बाबू भैया सुना देता हूं। आज हमने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशंस और एरिया अंडर द कर्व। सारा कुछ समझ में आया कि नहीं आया, समझा ना तू, आ गया सर, गुड 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 गुड। ओके, आज थोड़ा लेट हो गए, मुझे भी तुम्हें और लेट नहीं करना चाहिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास आप शेड्यूल में देख लीजिएगा कब है। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, उसको होमवर्क में जरूर करना, प्रॉमिस किया है आप लोगों ने, और डीपीपी जरूर करना, कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। वेल डन, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट टाइम।